नमस्कार, मैं हूं सचिन, लेकर हाजिर हैं जो कहेंगे सच कहेंगे। महाराष्ट्र समेत देश के तमाम राज्यों में हाल ही में जो विधानसभा चुनाव खत्म हुए उसके बाद से लगातार आए दिन खबरें आती रहती है। आपने भी सुना होगा कि विपक्ष लगातार चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहा है, उसकी भूमिका पर सवाल उठा रहा है, खासतौर पर कांग्रेस। आज एक बार फिर से कांग्रेस ने चुनाव आयोग को महाराष्ट्र के वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का संगीन आरोप लगा दिया। उसने कहा कि कहीं ना कहीं चुनावों में गड़बड़ी है, दोबारा लगाया, पहले भी कहती रही है। अब सवाल यह है जिसके ऊपर का सच हम आपको बताएंगे कि क्या महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोटर लिस्ट में बड़ी धांधली हुई है क्या, जो कि राहुल कह रहे, कांग्रेस कह रही है। वही महाराष्ट्र में 7 महीने में 4.5 साल की तुलना में कैसे लाखों वोटर बढ़ गए, जिसकी बात कांग्रेस कह रही है। और क्या देवेंद्र फडणवीस की सीट पर भी वोटर लिस्ट में कुछ हेरफेर हुआ है। वहीं अगर कांग्रेस सब बातें कर रही है तो राहुल गांधी के पास ऐसा कौन सा फैक्ट है जिससे वो महाराष्ट्र चुनाव को फिक्स बता रहे हैं। वहीं रुक करेंगे दूसरी बड़ी स्टोरी का, उसके बाद महाराष्ट्र के बाद दूसरी बड़ी स्टोरी का हम रुक करेंगे। वो है अंतरिक्ष पहुंचे हिंदुस्तान के शुभम की शुभ यात्रा की अगले पड़ाव पर वो पहुंच गए हैं। अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में अपना कदम रख दिया है। कैसे वहां का माहौल बदल गया और अंतरिक्ष ने आपके लिए, हमारे लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए क्या भेजा है पैगाम, वो आपको दिखाएंगे, क्योंकि जो कहेंगे सच कहेंगे। शुरुआत सबसे पहले इलेक्शन कमीशन, महाराष्ट्र, कांग्रेस, विपक्ष और चुनावों से जुड़ी खबर। कांग्रेस के उन आरोपों से शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से उसने चुनाव आयोग पर आरोप लगा दिया। दरअसल कांग्रेस की ओर से आज चुनाव आयोग को एक लेटर लिखा गया है जिसमें महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में गड़बड़ी का आरोप लगाया। यह लेटर चुनाव आयोग का राहुल गांधी को भेजे लेटर का जवाब है, जो चुनाव आयोग ने 12 जून को राहुल गांधी को भेजा था। इस लेटर में कांग्रेस ने धांधली का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग के सामने अपनी कई मांगे रखी हैं। क्या लिखा है इस लेटर में, ये देखिए। कांग्रेस ने मांग की है कि बीते लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र का जो डिजिटल मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट थी वो शेयर की जाए और बीते विधानसभा चुनाव की भी डिजिटल मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट वो उपलब्ध करवाई जाए। साथ ही वोटिंग डे की वीडियोग्राफी जो कि चुनाव आयोग करवाता है वो मुहैया कराई जाए। अब लेटर के जरिए कांग्रेस की ओर से कहा गया कि अगर एक हफ्ते के अंदर चुनाव आयोग उन्हें डेटा भेज देता है तो उसकी जांच पड़ताल कर इलेक्शन कमीशन से चर्चा के लिए तैयार है। क्या कुछ कहना था आज कांग्रेस का, आज इस पूरे प्रकरण को लेकर के, पहले वो सुनिए। 2024 के दिसंबर से कर रहे हैं डिजिटल मशीन रीडेबल वोटर्स लिस्ट महाराष्ट्र की लोकसभा चुनाव वाली और डिजिटल मशीन रीडेबल वोटर्स लिस्ट महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव वाली। पहले तो ये 2 लिस्टें चाहिए हमें। इन दोनों चुनावों के बीच 5 महीने का फासला था। इस 5 महीने में 40 लाख नए वोट जुड़े हैं, इसलिए आप हमें पहले डिजिटल मशीन रीडेबल लिस्ट दे दीजिए। नंबर 2, हमें वीडियो फुटेज दीजिए महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की, हमें वीडियो फुटेज दीजिए हरियाणा के विधानसभा चुनाव। तो यानी महाराष्ट्र के साथ हरियाणा की भी मांग कर दी। दरअसल चुनाव प्रक्रिया की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें, यानी कि ईवीएम की जांच से लेकर मतदान और मतगणना के दिनों में उनके स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और काउंटिंग तक की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की जाती है। कांग्रेस इसी की मांग कर रही है, लेकिन इसको लेकर अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग ने नई गाइडलाइंस भी जारी की थी। दरअसल वीडियो और तस्वीरों पर इलेक्शन कमीशन का नया दिशा निर्देश यह कहता है कि नए संशोधन के मुताबिक चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद डेटा को संरक्षित रखने की जो अवधि है वो 45 दिन कर दी गई है। इससे पहले 6 सितंबर 2024 को जो दिशा निर्देश थे उससे पहले की वो अलग थी, जिसमें चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के वीडियो फुटेज को सेफ रखने के लिए जो समय सीमा थी वो 6 महीने से 1 साल थी। चुनाव आयोग ने 30 मई को सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को इस तरह की सामग्री के दुरुपयोग का हवाला देते हुए अपना फैसला सुनाया था। कितने वक्त तक पड़ी रहेगी तो उसका दुरुपयोग हो सकता है, इसलिए 45 डेज कर दी जाए। अब आयोग ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कानून द्वारा अनिवार्य नहीं है। ऐसा नहीं कि यह कोई नियम है, लेकिन इसका उपयोग इंटरनल मैनेजमेंट टूल के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए किया जाता है, यह ईसी ने कहा था।
अब चुनाव आयोग के इसी फैसले पर राहुल गांधी ने करारा हमला किया। राहुल ने कहा कि ये तो साफ दिख रहा है, हमने कहा कि मुहैया करा दीजिए, यहां पर जो है जो टाइम फ्रेम है वो कम कर दिया, यहां तो मैच फिक्स है, लोकतंत्र के लिए जहर है। क्या कहना था, सुनते हैं। वोटर लिस्ट मशीन रीडेबल फॉर्मेट नहीं देंगे। सीसीटीवी फुटेज कानून बदलकर छिपा दी। चुनाव की फोटो वीडियो अब 1 साल नहीं 45 दिनों में ही मिटा देंगे। जिससे जवाब चाहिए था वही सबूत मिटा रहा है। साफ दिख रहा है मैच फिक्स है और फिक्स किया गया चुनाव लोकतंत्र के लिए जहर है। दरअसल इससे पहले चुनाव आयोग ने 12 जून को राहुल गांधी को एक लेटर लिखा था, जिसके जवाब में हमने शुरुआत में आपको दिखाया कि पवन खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसका जवाब दे रहे थे। राहुल गांधी को ईसी ने एक लेटर लिखा था जिसमें राहुल को विधानसभा चुनाव में धांधली के उनके आरोपों पर चर्चा के लिए बुलाया था कि अगर आपको ऐसा लगता है कुछ है तो आइए बात कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। चुनाव आयोग ने राहुल को क्या लिखा था वो लेटर भी आप देख लीजिए। उस लेटर में क्या कुछ लिखा गया है ये सब कुछ जो है वो सामने जो है वो चल रहा है, किस तरीके से उसमें लिखा गया। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को यह लेटर इसी महीने की 12 जून को लिखा था। इतने दिनों में राहुल गांधी खुद चुनाव आयोग से मिलने क्यों नहीं गए, लेकिन लिखा गया था लेटर, ये देखते हैं। भारत की संसद से पारित इलेक्टोरल लॉ, उसके नियमों और समय समय पर चुनाव आयोग के निर्देशों के जरिए बहुत सख्ती से देश में चुनाव आयोजित कराए जाते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रक्रिया विधानसभा क्षेत्र स्तर पर सेंट्रलाइज्ड आयोजित की जाती है। इसमें इसी के नियुक्त 1,01,86 से ज्यादा बीएलओ, 288 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, 139 जनरल ऑब्जर्वर, 41 पुलिस ऑब्जर्वर, 71 खर्च ऑब्जर्वर और 288 रिटर्निंग अधिकारी और महाराष्ट्र में राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों के नियुक्त 1,08,026 बूथ स्तरीय एजेंट शामिल हैं। इनमें कांग्रेस के 28,221 एजेंट भी शामिल हैं। तो इलेक्शन कमीशन लेटर लिखता है राहुल गांधी को, बाकायदा वो कहता है कि इसमें तमाम न्यूट्रल लोग होते हैं, ऑब्जर्वर्स होते हैं, तमाम चीजें होती हैं, और साथ ही साथ वो ये भी मेंशन कर देता है हर पार्टी के अपने भी तो कार्यकर्ता या बूथ ऑब्जर्वर होते हैं। इतने हजार की संख्या में कांग्रेस के भी थे, उन चुनावों का वो जिक्र करता है। अब चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को यह लेटर लिखा था 12 जून को। अब इतने दिन में अगर फैक्ट्स थे तो मिलने चले जाते। राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन नहीं चाहते हैं, वो मिलने नहीं गए, लेकिन इस बीच एक और नए आरोपों के साथ वो सामने आ जाते हैं। फिर चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं, फिर कटघरे में खड़ा कर देते हैं। अब की बाद राहुल गांधी के निशाने पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस आ जाते हैं। वही महाराष्ट्र का चुनाव ही रहता है। अब देवेंद्र फडणवीस आ जाते हैं। राहुल ने फडणवीस की सीट को लेकर के, जो कि विधानसभा सीट है नागपुर साउथ वेस्ट, कहा कि उसकी वोटर लिस्ट में ही गड़बड़ी है और चुनाव आयोग जो है किस तरीके से उसमें गड़बड़ी की गई है वो आप देखिए। क्या कहा था राहुल ने उस वक्त, यानी कि जो नया आरोप आया, इलेक्शन कमीशन कहता है कि आप आइए, वो जाते नहीं है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस की सीट को लेकर क्या कहते हैं सुनिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में केवल 5 महीनों में 8% की बढ़ोतरी हुई। कुछ बूथों पर 20 से 50% की बढ़ोतरी देखी गई। बीएलओ ने अज्ञात व्यक्तियों की तरफ से वोट डालने की सूचना दी। मीडिया ने बिना सत्यापित पते वाले हजारों मतदाताओं का पता लगाया और चुनाव आयोग चुप या मिलीभगत। ये अलग अलग गड़बड़ियां नहीं है, ये वोट चोरी है, कवर अप ही कबूलनामा है। इसलिए हम मशीन पठनीय डिजिटल मतदाता सूची और सीसीटीवी फुटेज को तुरंत जारी करने की मांग करते हैं। तो दोबारा राहुल ने मांग की। राहुल गांधी के इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये आपको महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की नागपुर साउथ वेस्ट विधानसभा सीट की वोटर लिस्ट में दर्ज संख्या के हिसाब से समझाते हैं। जब हमने वो पूरी संख्या खंगाली, जब सब कुछ सच जानने की हमने कोशिश की, तो क्या हुआ। अप्रैल में 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ। लोकसभा चुनाव के वक्त चुनाव आयोग के मुताबिक नागपुर साउथ वेस्ट सीट, जो कि देवेंद्र फडणवीस की सीट राहुल गांधी कह रहे हैं, 3,76,408 वोटर थे। नवंबर में विधानसभा चुनाव ड्यू था, वो होता है। उस वक्त इन वोटर्स की संख्या बढ़कर हो जाती है 4,11,241, यानी कि 7 महीने के दौरान इस सीट पर 34,833 वोटर बढ़ जाते हैं, जो कि अगर परसेंटेज के हिसाब से निकाले तो 9.25% के आसपास बैठता है, जो कि इसकी बढ़ोतरी हो जाती है।
अब इसी बढ़ोतरी को आधार बनाकर राहुल गांधी ने फडणवीस समेत चुनाव आयोग को भी अपने निशाने पर लिया। राहुल के इन्हीं आरोपों पर देवेंद्र फडणवीस ने भी पलटवार किया। फडणवीस ने राहुल को अपने जीते हुए विधायकों से बात करने की सलाह दे दी कि अगर ऐसे वोटर बढ़ गए, महाराष्ट्र चुनाव पलट गया, सब कुछ फिक्स, आपके भी तो ऐसे विधायक जीते, उनसे बात कर लेते। क्या कहना था, सुनिए। राहुल गांधी, माना कि महाराष्ट्र की करारी हार की आपकी पीड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन कब तक हवा में तीर चलाते रहोगे? वैसे आपकी जानकारी के लिए महाराष्ट्र में ऐसे 25 से अधिक चुनाव क्षेत्र हैं जहां 8% से अधिक मतदाता लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच बढ़े हैं और कई जगह कांग्रेस जीती है। सहयोगी दलों से भले ही नहीं, लेकिन अपनी ही पार्टी के असलम शेख, विकास ठाकरे, नितिन राउत जैसे पुराने सहयोगियों से इस ट्वीट से पहले एक बार बात कर लेते तो अच्छा होता। कम से कम कांग्रेस में संवाद के अभाव का इतना बुरा प्रदर्शन नहीं होता। तो देवेंद्र फडणवीस ये कह रहे हैं कि अगर वोटर बढ़ गए हैं, उससे आपकी यार हमारी जीत का कारण है, तो जीते तो उन सीटों पर कांग्रेसी भी है, फिर वो कैसे? फडणवीस ने कांग्रेस के जिन नेताओं का जिक्र करते हुए राहुल गांधी पर पलटवार किया, वो उनके जीते हुए विधायक हैं और इनके सीटों पर भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान वोटरों की संख्या बढ़ी है, जिसका जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं। अब कैसे? फडणवीस के दावों के मुताबिक उनके नागपुर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र से लगे पश्चिम नागपुर क्षेत्र में 27,065 यानी कि 7% मतदाता बढ़ गए हैं। जीता कौन है? कांग्रेस के उम्मीदवार विकास ठाकरे चुनाव जीते। इसी तरह उत्तर नागपुर में 29,348 यानी 7% मतदाता बढ़ जाते हैं। चुनाव कौन जीता? कांग्रेस से नितिन राउत जीते। पुणे जिले के वडगांव शेरी में 50,911 यानी कि 10% वोटर बढ़ जाते हैं। जीतता कौन है? शरद पवार गुट के बापू साहेब पठारे। मलाड पश्चिम का भी वो एग्जाम्पल देते हैं कि 38,625 11% मतदाता बढ़ गए हैं। जीतता कौन है? कांग्रेस के असलम शेख। अब मुंब्रा में 46,041 यानी 9% वोटर बढ़ गए हैं और जीता कौन? शरद पवार गुट के जितेंद्र आव्हाड जीते हैं। तो फडणवीस के भी जो भी तर्क हो, लेकिन कांग्रेस चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करने के लिए कई आंकड़े पेश कर रही है। यानी कि एक फैक्ट आता है, फिर दूसरा फैक्ट आता है, फिर उसके ऊपर कई आंकड़े। कांग्रेस के मुताबिक महाराष्ट्र में जितने वोटर तकरीबन 5 साल में नहीं बढ़े, उतने 5 महीने में बढ़ गए। अब ये एक नया तर्क आया, ये देखिए। मई में हुए महाराष्ट्र के 2024 के लोकसभा चुनाव और नवंबर में हुए विधानसभा चुनावों के बीच जितने नए मतदाता जुड़े, उतने तो 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनावों के बीच पिछले 5 साल में नहीं जोड़े गए थे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और इसे समझना बहुत मुश्किल है। ये नए मतदाता कौन है और कहां से आए? नहीं, लेकिन तर्क ये भी है ना कि अगर मतदाता बढ़ जाते हैं, 5 महीने में बढ़ गए, उन सीटों पर कांग्रेस भी जीत रही है, ये भी अगर फैक्ट आ रहा है, तो उसका जवाब अभी तक नहीं आया। कांग्रेस का अगर इसको थोड़ा और खंगाले, आरोप यूं ही नहीं है, क्योंकि आपको चुनाव दर चुनाव आंकड़े देख करके हम समझाते हैं। ये हमने कंपैरिजन किया। महाराष्ट्र में अक्टूबर नवंबर 2019 में विधानसभा का चुनाव हुआ। इलेक्शन कमीशन की जो लिस्ट है उसके मुताबिक पूरे प्रदेश में कुल 8,97,22,019 वोटर थे। इसके करीब 4.5 साल बाद, बीते साल 2024 के अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव होता है, 4.5 साल बाद हुआ। इस चुनाव में प्रदेश में कुल जो वोटर थे 9,23,56,000, यानी कि इसके 7 महीने बाद राज्य में विधानसभा चुनाव होना था, वो होता है। इस चुनाव में पूरे प्रदेश में वोटरों की संख्या जब वोटर लिस्ट आती है वो होती है 9,77,82,714। अब इसका कंपैरिजन आपको बताते हैं। विधानसभा 2019 और लोकसभा चुनाव 2024 के बीच 4.5 साल में पूरे प्रदेश में 26,34,232 वोट, यानी कि तकरीबन 1.18% की बढ़ोतरी होती है। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 से विधानसभा चुनाव के बीच महज 7 महीने में पूरे प्रदेश में 54,26,000 यानी कि करीब 6% के करीब 5.89% के करीब बढ़ोतरी हो जाती है। और यही कांग्रेस कह रही कि कैसे इतने कम महीनों में इतने ज्यादा वोटर बढ़ गए, जिसको लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में भी सरकार और चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा किया था, पहले भी। सुनिए। पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं।
हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। वहीं महाराष्ट्र चुनाव में धांधली का मामला बॉम्बे हाईकोर्ट भी पहुंचा। अब यहां तक नहीं था, हालांकि इलेक्शन कमीशन ने भी बुलाया कि डिस्कशन हो जाए तो आइए डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। हाईकोर्ट ये मामला जाता है, इस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने वंचित बहुजन अखाड़ी यानी कि वीबीए के नेता चेतन अहिरे की याचिका थी, उसको खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था चुनाव नतीजों को रद्द कर दिया जाए। कोर्ट ने साफ कहा कि धांधली के दावों का कोई ठोस सबूत तो आपके पास है नहीं। इस याचिका ने अदालत का समय और बर्बाद किया। बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद विपक्ष अब कह रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। कोई बात नहीं, अगर हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुनिए। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है या नहीं, और सबसे आखिर में लोगों की अदालत है कि नहीं। कुछ सवाल खत्म नहीं होते, खारिज भले तात्कालिक तौर पे हो जाए। बहुत सारे सवाल हैं जो इलेक्शन कमीशन को चुभते हुए सवाल है, उनकी अपनी पवित्रता के लिए। तो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जांच के लिए कांग्रेस ने एक कमेटी भी बनाई हुई है। अपनी तरफ से एक इंटरनल कमेटी बनाई है, नाम उसका है ईगल। इस मामले पर कांग्रेस सबसे ज्यादा हमलावर है। विपक्ष, वो पूरे विपक्ष का नाम लेती है, लेकिन सबसे आगे कांग्रेस आती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस, वो भी चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते रहे हैं। अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, तस्वीर देखिए। यह तस्वीर हम आपको जो दिखाने वाले हैं, यह तस्वीर दरअसल मिल्कीपुर उपचुनाव की है। यह तस्वीर मिल्कीपुर उपचुनाव में सपा की हार के बाद 7 फरवरी की वाराणसी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध में अपना सर मुंडन करा लिया और पोस्टर लेकर के बैठे थे कि चुनाव आयोग रहा नहीं है, उसका पिंडदान कर दिया। चुनाव आयोग को एक कफन भी भेज दिया। तमाम तरीके का वहां पर उस वक्त प्रदर्शन हुआ, यह सपा की तरफ से हुआ था। वहीं इससे पहले अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को मरा हुआ बता दिया था। ममता बनर्जी ने एक ही एपिक नंबर से कई राज्यों में वोटर होने का आरोप भी लगा दिया था। क्या कुछ कहा था, ये सुनिए। वोट ही नहीं डालने दोगे आप, या दूसरे आपके लोग वोट डाल लेंगे, ये कहां की वो है। इसीलिए मैंने कहा कि इलेक्शन कमीशन मर गया है। इलेक्शन कमीशन को जांच करनी चाहिए कि जो मरे हुए लोग थे उनके वोट कैसे पड़ गए। আধার কার্ড কেলেঙ্কারি করেছে, আধার কার্ডটা ওদের হাতে। একই এপিক নাম্বারে বাংলার ভোটারের যেখানে নাম আছে সেখানে হরিয়ানা, পাঞ্জাব, রাজস্থান, বিহার সব নাম ঢুকিয়েছে, রেলে করে নিয়ে আসবে। ওদের তো ভোট নেই। আবার মুর্শিদাবাদের ভোট তুলেছে নর্থ 24 পরগনায়, কারণ মুর্শিদাবাদের ভোট আগে হয়ে যাবে, ওগুলোকে নিয়ে আসবে নর্থ 24 পরগনায়, সাউথ 24 পরগনায়। দিস ইজ দ্য প্ল্যান। तो आपने देखा, अखिलेश कह रहे हैं कि वो काम नहीं कर रहा। ममता कह रही है कि दरअसल एक ही वोटर है, वो मुर्शिदाबाद में भी वोट डाला है, हरियाणा में भी डाल रहा है, पंजाब में भी डाल रहा है, सब जगह डाल रहा है। और इस तरीके के उसने आरोप लगाए, एपिक नंबर का जिक्र किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर जो आरोप लगाए चुनाव आयोग पर, वही सिर्फ आरोप है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले और उसके बाद विपक्षी पार्टियों ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाया था। हमने आपको ये तमाम नेताओं की बाइट सुनाई। इसमें ईवीएम को लेकर के वो सबसे ज्यादा बात कर रहे थे। इसके अलावा वोटर लिस्ट पे छेड़खानी का आरोप लगाया। विपक्ष ने कहा कि बिना पते वाले वोटर्स को शामिल कर लिया जाता है, किसी का पता ही नहीं होता, फर्जी मतदान करवाया जा रहा है। चुनाव आयोग पर विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि मतदान और उससे जुड़ा डाटा जो है वो सार्वजनिक किया ही नहीं जाता, हमें पता ही नहीं लगता कि वो वोटर कौन है, कहां से आया, हमारा है कि नहीं है, या फिर जो भी है। वही बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए सीधे तौर पर विपक्ष कह रहा था कि चुनाव प्रक्रिया में पक्षपात कर दिया गया। इसके अलावा ममता कह रही थी कि एपिक नंबर का जो है डुप्लीकेट एपिक नंबर बन जाता है, आदमी कई जगह जाकर के वोट डाल रहा है, उसका उन्होंने कई सबूत भी दिए। तो ममता बनर्जी ने आरोप लगाया, विपक्ष ने आरोप लगाए, तमाम लोगों ने आरोप लगाए। ममता बनर्जी के आरोपों के फौरन बाद चुनाव आयोग ने साफ कर दिया,
चुनाव आयोग भी उसके बाद लगातार जवाब दे रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आरोप ही लग रहे हैं। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि अलग अलग राज्यों में एक एपिक नंबर होना सामान्य है, क्योंकि हर एपिक में वोटर का विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, मतदान केंद्र जैसी जानकारियां अलग अलग होती हैं। फिर भी ऐसी खबर है कि ममता बनर्जी के इस आरोप को दूर करने के लिए चुनाव आयोग यूनिक एपिक नंबर लाने की तैयारी कर रहा है। जैसे आधार एक होता है, वैसे अब एक एपिक नंबर होगा। अब ऐसा नहीं कि घर आपका कहीं और है, परमानेंट कहीं और रहते हैं, किराए पे कहीं और रहते हैं, तो वहां का भी वोटर लिस्ट पे नाम आ जाता है, कुछ इस तरीके की जो एक एग्जाम्पल होता है। तो वो एक ही एपिक नंबर लाने की जो है वो सुधार कर रहा है। वोटर आईडी को आधार लिंक से ऐड कर देंगे ताकि फर्जी वोटर लिस्ट, इस बारे में सब कुछ खत्म हो जाएगा। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी आ जाएगी। इससे चुनाव आयोग की कई बैठकें हो चुकी हैं। चुनाव आयोग ने सर्टिफाई किया है कि एक यूनिफाइड मोबाइल ऐप का भी वो ट्रायल कर रहा है। इस ऐप में वोटिंग प्रतिशत, मतदान केंद्रों की जीपीएस लोकेशन, मतदाता सूची, तमाम जानकारी है। लोकसभा चुनाव, उससे जुड़ी शिकायतें अगर आपको देनी है तो एक ऐप ही डिजाइन कर दिया जाए कि 100 करोड़ मतदाता एक समय पर भी इसे सर्च करें तो भी ये बेहतर तरीके से काम करे। क्योंकि इतना बड़ा अगर वोटर है तो जाहिर सी बात है ऐप के लिए तो फिर वो बड़ी टेक्निकली साउंड बनानी पड़ेगी। बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने वोटरों को अपने जन्म स्थान का प्रूफ देने के लिए कहा है। अब बिहार चुनाव हो रहा है, उससे पहले चुनाव आयोग ने कहा है कि अपना जो बर्थ जहां पे आपका हुआ है उसका प्रूफ दीजिए, ताकि वोटर लिस्ट में शामिल अवैध प्रवासियों को हटाया जा सके। जो जहां का है वहीं पर वोट डाल सकेगा। आयोग ने वीवीपैट की गिनती को बढ़ाने का भी फैसला किया है। साथ ही आयोग ने राजनीतिक दलों के साथ नियमित संवाद और फीडबैक कार्यक्रम को बढ़ावा देने का निर्णय किया है, जो पहले भी कहता आया है लेकिन आया कोई नहीं, ताकि सबकी चिंताओं का समाधान किया जा सके। यह कहना था चुनाव आयोग का। अब चुनाव आयोग पर विपक्षी पार्टियों के आरोप प्रत्यारोप के बाद ये तो आपने देखा चुनाव आयोग का फुल फ्लैश जवाब आया। हो सकता है कि कल जो है इसको लेकर के इसका कोई और काउंटर पार्ट आए। तो ये आज का सच था, जिस तरीके की जो महाराष्ट्र चुनाव से शुरू होकर के पूरे विपक्ष का एक बात था। अब अगली टॉप स्टोरी का जिक्र करते हैं और वो बात करते हैं एक्सॉम मिशन 4 की, यानी कि भारत के लाल शुभांशु शुक्ला की शुभ यात्रा की। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच गए हैं, 14 दिन रहेंगे और 14 दिन बहुत एक्सपेरिमेंट करेंगे, पूरी ना केवल मानव जाति के लिए, विज्ञान के लिए, हर चीज के लिए। मानव मेरे सहयोगी हैं और बहुत करीब से इस पूरे मिशन पर नजर बना के रखे हैं। एक एक मूवमेंट को वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। उनकी नजर से जानते हैं इस वक्त क्या चल रहा है। सबसे पहले आपको समझाते हैं कि डॉकिंग की जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है, और इस तस्वीर के जरिए आप समझेंगे कि डॉकिंग दरअसल है क्या। देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है और ये आपका ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है। और जब ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर जाकर जुड़ता है तो उस पूरी प्रक्रिया को डॉकिंग कहते हैं। डॉकिंग की प्रक्रिया में करीब 2 घंटे का समय लगता है और इसके बाद जब ये ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट आगे बढ़ता है तो ये इस मॉड्यूल पर जाकर जुड़ता है। अब आप इस मॉड्यूल को भी समझ लीजिए। दरअसल जो आपका अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है वो कई भागों में बटा हुआ है, उस पर अलग अलग देशों के मॉड्यूल्स हैं। आप इस तस्वीर से समझेंगे कि ये एक मॉड्यूल है जो रॉस्कोमॉस का है, ये नासा का मॉड्यूल है। तो इसी तरीके से अलग अलग इस पर मॉड्यूल है। तो आज जब ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट, जिसको ग्रेस नाम दिया गया है, वो जब अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर पहुंचा तो वो हारमनी मॉड्यूल पर पहुंचा है और ये नासा का मॉड्यूल है और यहाँ पर ये बाकायदा डॉकिंग हुई। 2 घंटे का इसमें समय लगा। इसके बाद की तस्वीर आपको दिखाते हैं। तो आज जब डॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हुई तो एक्सपीडिशन 73 के 7 क्रू मेंबर पहले से ही ISS पर मौजूद थे और ये आप बाकायदा देख रहे हैं। ये दूसरी तरफ की तस्वीर है। अभी जो ड्रैगन आपका स्पेसक्राफ्ट है वो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर ये बाकी जो 7 लोग पहले से वहाँ पर मौजूद हैं वो मदद कर रहे हैं शुभांशु शुक्ला और बाकी 3 एस्ट्रोनॉट्स की, जो आज ही वहाँ पर पहुँचे हैं। बाकायदा ये हैच यहाँ से हटाई गई, इसको हैच कहा जाता है और इस हैच प्रोसेस में, हटाने के प्रोसेस में करीब 2 घंटे का समय लगा। 4 बजे के आसपास ये डॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हुई और 6 बजे ये शुभांशु शुक्ला के साथ बाकी जो 3 एस्ट्रोनॉट थे ये सभी अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में दाखिल हुए हैं। और दाखिल होने के बाद क्या वहाँ पर हुआ ये देखिए। सबसे पहले इनको वहाँ पर खाने के लिए दिया गया। खाने के लिए बाकायदा स्ट्रॉ का इस्तेमाल किया जाता है, लिक्विड फूड वहाँ पर दिया जाता है और तरल जो भोजन होता है वो दिया जाता है। और अब ये देखिए बाकायदा शुभांशु शुक्ला हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं।
तो इस तरीके से उनका स्वागत वहां पर आज किया गया। अंतरिक्ष जो स्पेस स्टेशन होता है वो अंतरिक्ष में सबसे सुरक्षित माना जाता है। अगर इस अंतरिक्ष में कोई सबसे सुरक्षित जगह है तो वो ISS है। तो यहाँ पर आप लोग कैसे रहते हैं ये आपको बड़ा समझना होगा। करीब 5 बेडरूम के बराबर यहाँ पर जगह होती है। आप यहाँ पर देखेंगे तो क्योंकि माइक्रो ग्रेविटी है, ऐसे में सभी जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो हवा में यहाँ पर आपको उड़ते हुए एक तरीके से नजर आएंगे। बाकायदा जितने भी एस्ट्रोनॉट्स वहाँ पर होते हैं उनको बाकायदा सबको एक एक स्लीपिंग पॉड वहाँ पर दिया जाता है जिसमें वो रात को सोते हैं। और ये जो स्लीपिंग पॉड होता है ये बाकायदा रस्सियों से बंधा होता है, क्योंकि अगर ये बांधा नहीं जाएगा तो ये फिर क्योंकि माइक्रो ग्रेविटी है तो ये सब हवा में घूमने लगेगा। जो आपका अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है इसकी दूरी पृथ्वी से करीब 400 किलोमीटर है। अब शुभांशु शुक्ला के साथ जो बाकी 3 साथी हैं उनके ये करीब 14 दिन अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर रहेंगे, ISS पर रहेंगे और यहाँ पर 60 से ज़्यादा तरह की रिसर्च करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। तो मिशन के स्पेस स्टेशन पहुंचने के बाद शुभांशु ने अपना वीडियो संदेश भी भेजा। उन्होंने ISS पर पहले से मौजूद क्रू मेंबर्स को थैंक यू कहा, धन्यवाद कहा और उसके बाद खासतौर पर इंडिया के लिए भी संदेश भेजा। क्या कुछ कहना था, लेटेस्ट उनका क्या मैसेज है, सुनिए। Thank you, Peggy. Oh, so I am number 634. That's a privilege. No, but to be fair, it is a privilege to be amongst the few who have got the chance to see the Earth from a vantage point that I have been able to see now. It has been a wonderful ride. It has been great, and I was looking forward to come to space. It is something to look forward to as such. But the minute I entered the International Space Station and you guys, this crew, you just made me feel so welcome, as if you literally opened your doors, like your house doors for us. That's true. So, but it was fantastic. I feel even better. Whatever expectation I had of coming here, they were surpassed by the view, of course. That's the big part of it, but by you guys as well. So thank you so much. I think this was fantastic. This is wonderful, and I'm very, very confident that the next 14 days are going to be amazing, doing, as you said, advancing science and research and working together. Thank you so much.